सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद और मैं आपको CDP एंड मैथ्स पढ़ाता हूँ जेटेट के लिए। ठीक है, तो आज खैर मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज थोड़ा सा आपको बताने आया हूँ जो कि जेटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। खासकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इसी पे बाद हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे एज लिमिट के ऊपर। तो एज लिमिट के ऊपर एक मिनट बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, कि आपको थोड़ा सा बता दूँ, आइडिया लग जाए जिसके कारण। अब देखो, एज लिमिट जो है ना आपका मिनिमम 21 साल माना गया है। मिनिमम एज लिमिट आपका 21 साल माना गया है। और काउंट कब से होगा पता है? 1 अगस्त 2026 को। मतलब क्या? मतलब आपका ये है कि 1 अगस्त 2005 तक आप अगर आपका बर्थडे 1 अगस्त 2005 है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हालांकि 1 अगस्त 2000 के बाद अगर 1 अगस्त 2005 के बाद अगर आप बर्थडे आता है, बर्थ ईयर आपका आता है, कहने का मतलब है 2 अगस्त 2005 भी आपका बर्थ ईयर है ना, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। एटलीस्ट आपका 21 साल होना चाहिए। वो भी काउंट कब से करेंगे? 1 अगस्त 2026 को काउंट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे एलिजिबल है, और इसके बाद वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम एज ईयर अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम एज आपका 58 साल माना गया है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ था ये उसके लिए, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ था ये इसके लिए 58 साल है। और जो पहले पारा शिक्षक वगैरह हैं, ये मतलब बेसिकली ये सबके लिए नहीं है। जो पारा शिक्षक हैं या जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ ये उनके लिए। हालांकि आप पूरी तरीके से आप नोटिफिकेशन खुद से देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, जो कि मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग आराम से पढ़ सकते हो जुड़ करके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब एज लिमिट हो गया। और पता नहीं मैं ये तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार मेरा जो फ़ोन है ना, मेरा बार बार फ़ोन जो है अपनी रिकॉर्डिंग जो है ऑफ़ कर दे रहा है। शायद मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है इसलिए। और मैं अकेले हूँ अभी, कृष्णा सर वगैरह है नहीं। कृष्णा सर का शायद एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो है अपेयरिंग वालों का खास करके बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपेयरिंग वालों के लिए देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है नॉर्मल वीडियो से। बट फिर भी मैं आपको जो ना एक क्लैरिफिकेशन, आपको ये वीडियो देखने के बाद आप दोबारा ऐसे भटकोगे नहीं कि मैं अपेयर हूँ या नहीं। मैं मतलब जितना भी अपेयरिंग का केस बन सकता है, चाहे आपका ग्रेजुएशन अपेयरिंग हो, चाहे आपका DLED अपेयरिंग हो, चाहे आपका BEd अपेयरिंग हो, सारा का सारा केस जितना भी सेशन है, मतलब जितना भी अपेयरिंग का केस बन सकता है वो सारा मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आपको पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अपेयरिंग में अगर पेपर 1 का बात किया जाए, पेपर 1 का अगर बात करें तो आपके पास क्या होगा? आप अपेयरिंग हो सकते हो DLED में, क्योंकि आपके पास पेपर 1 के लिए एलिजिबल कौन है? पेपर 1 के एलिजिबल वही है जिसके पास BEd है, तो वो तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो जिसके पास DLED है वही पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, तो DLED में ही आप अपेयरिंग होंगे। अब देखो DLED में भी कैसे, आपका सेशन होगा 2024 से 26, थोड़ा सा बार बार बोल रहा हूँ ना, इसीलिए वो कंफ्यूज क्या ही बोलूँ, मतलब मेरा जुबान मेरा साथ नहीं चल रहा, ऐसा कुछ। ठीक है, 2024 से 26 आपका सेशन होगा। उसके बाद आपका 25 से 27 हो सकता है, या फिर आप 26 से 28 के हो सकते हो। ये तीनों सेशन में आप अपेयरिंग हो सकते हो। तो जो इसके लिए अपेयरिंग है ना, उसको सोचना ही नहीं है, वो पूरी तरीके से अपेयर है, मतलब पूरी तरीके से वैलिड उसका माना जाएगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि अगर आपका 24-26 सेशन है तो आप पूरी तरीके से अपेयरिंग हो। ठीक है, या फिर आप वेबसाइट में जब जाओगे ना, वेबसाइट में आपके पास जैसे अपेयरिंग चूज करोगे, तो अपेयरिंग जैसे चूज किया आपने ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर से वीडियो बंद नहीं हो गया ना, क्योंकि ये पता है बाद वीडियो बंद हो जा रहा है बीच में, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब देखो, जो जैसे आप वेबसाइट में फॉर्म भरने जाओगे और जब वहाँ आप अपेयरिंग चूज करोगे ना, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अपेयरिंग में आपका सेशन चुनने आएगा। ठीक है, सेशन चुनने आएगा तो यहाँ पे जैसे आप 24-26 के हो गए तो यहाँ पे 24 लिखोगे, यहाँ पे 2026 लिखोगे, ये लिखोगे ना। और यहाँ पे देखो 26 है ना, अगर आपका जैसे कि दूसरा अगर केस लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं 25-27 वाला, तो आप यहाँ पे 2025 लिखोगे, यहाँ पे 2027 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे बात हो जाता है ख़राब, क्या कि आपका जो वेबसाइट है ना, ये 26 से ज़्यादा लोड लेता ही नहीं है। अब मैं ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए लेट से बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं देख रहा था एग्जैक्टली कैसे क्या काम कर रहा है, इसलिए मैं एक बार फॉर्म भर के आया हूँ पहले से, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा वैलिड वैलिड जो है आंसर कर पाऊँ कि कौन अपेयरिंग है या और कौन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप 26 से ज़्यादा अगर फॉर्म, मतलब यहाँ पे कुछ लिखते हो ना, 26 से ज़्यादा अगर लिख रहे हो, 27 लिखो, 28 लिखो, तो वो वेबसाइट आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपको यहाँ हार्डली यहाँ पे 26 ही लिखना है। तो आप बोलोगे सर फिर हम लोग अपेयरिंग कैसे हुए, 25-27 वाला अपेयरिंग कैसे हुआ, 26-28 वाला अपेयरिंग कैसे हुआ, उसका भी रीज़न देता हूँ। ठीक है, सेम केस आपका जो है, सेम केस आपका पेपर 2 का अगर बात किया जाए,
पेपर 2 का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तो आप बीएड में अपेयरिंग होगे, या तो आप जो है आप ग्रेजुएशन में अपेयरिंग होगे। यही दोनों केस बनता है ना, या तो आप बीएड में अपेयरिंग होगे, या तो ग्रेजुएशन में अपेयरिंग होगे, या फिर आप डीएलएड में अपेयरिंग होगे। ये तीनों केस बन सकता है। आपको पता है ना कि पेपर 2 के लिए एलिजिबल कौन है, ये या पता हो सर एलिजिबल कौन है, ये नहीं पता। देखो पेपर 2 के लिए एलिजिबल वही है जैसे कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो, या फिर आपके ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अब बहुत बंदा क्या होगा, बहुत बंदा ऐसा क्या होगा कि 12th के बाद उसने ग्रेजुएशन करी होगी, फिर डीएलएड कर रहा होगा तो वो अपेयरिंग में चला गया। या बहुत को ऐसा होगा जो कि आपका क्या करेगा, पहले 12th के बाद डीएलएड करेगा, फिर वैकेंसी नहीं आई होगी तो उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा तो वो ग्रेजुएशन में अपेयरिंग होगा। बहुत बच्चा ऐसा होगा जो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करी होगी, फिर बीएड किया होगा तो बीएड में अपेयरिंग होगा। तो कहने का मतलब यही 3 केस बनता है आपका अपेयरिंग में। ठीक है, तो जितना भी केस बन रहा है मैं सारा का सारा बता रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों में अगर फिर से बात किया जाए, जैसे कि ये दोनों है डीएलएड और बीएड है, दोनों 2 साल का कोर्स होता है, और 2 साल का कोर्स होता है तो सेम केस यहाँ आ जाता है। हम लोग सेम यही केस आ जा रहा है कि 24-26 है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, आपको कोई डाउट ही नहीं करना। 25-27 और 26-28 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है और फिर भी अपेयरिंग कैसे हो वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बताता हूँ। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के ऊपर। ग्रेजुएशन में जो भी अपेयरिंग है ना, अगर आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, चल रहा है, लास्ट ईयर मीन्स ऐसा, मतलब कहने का मतलब यहाँ तो 26 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता ना, यहाँ तो 26 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा तो या तो आपका 2023 से 26 होगा, या अभी जो 4 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है तो यहाँ पे आपका अगर 22 से 26 है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। ये दोनों को, अगर ये दोनों सेशन है आपका 23 से 26 है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, 22 से 26 है तो भी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपका ऐसा हो 2023 से 27 ऐसा हो, और आप बोलो कि सर हम तो 5 सेमेस्टर में हैं, अगर 5 सेमेस्टर में तो आप तो एलिजिबल तो हो ही ना, आप लास्ट ईयर में तो गए ही ना। तो अगर इसको छोड़ के, यानी कि इन दोनों को छोड़ के बाकी अगर कोई केस बनता है, जैसे कि 23-27 वाला, 23-27 में भी अपेयरिंग कैसे बनेगा, बहुत स्टूडेंट ऐसा होगा ना जो 5th ईयर में होगा, यानी कि 5th सेमेस्टर में होगा। 5th सेमेस्टर में होगा तो लास्ट ईयर तो हो ही गया, क्योंकि 5 + 6 सेमेस्टर बन के लास्ट ईयर बनता है। तो कोई बच्चा अगर 5 सेमेस्टर में है जिसका सेशन भले ही 23-27 हो, लेकिन अगर वो 5 सेमेस्टर में तो लास्ट ईयर ही तो हुआ। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ, इसके लिए ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, हालांकि वेबसाइट ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ से 26 से ज़्यादा, यहाँ पे 26 से ज़्यादा आपका काउंट ही नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम साल, क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर में आप होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट ईयर आपका अगर ऐसा वाला लास्ट ईयर अगर आप 5th सेमेस्टर में हो तो भी आपका लास्ट ईयर ही काउंट किया जाएगा, तो भी आप एलिजिबल हो। 25-27 में देख लो, 25-27 में कैसे, 1 अगस्त को काउंट किया जाएगा ना, मैंने लिखा नहीं है क्या, लिखा तो था 1 अगस्त को आपको काउंट किया जा रहा है, मतलब 1 अगस्त 2026। अगर जैसे कि 1 अगस्त 2026 में अगर आप लास्ट ईयर में चले गए, 1 अगस्त 2026 में अगर आप लास्ट ईयर में चले गए तो आप एलिजिबल हो, और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट चले ही जाएंगे। और सीधी बात है ना, और इसमें भी अब इसके लिए बता देता हूँ थोड़ा सा 26-27 के बारे में। जैसे कि आपने अगर सीटेट के बारे में सुना होगा, ये सुना ही है, सुना होगा क्या, सीटेट में ऐसा माना जाता है ना, सीटेट फॉलो करता है एनसीटीए को, और एनसीटीए वही है जिससे कि रिकॉग्नाइज कॉलेज होता है। तभी अगर मान लो एनसीटीए कौन है पता है, एनसीटीए वही है जिससे रिकॉग्नाइज कॉलेज होता है, तभी हम लोग उसका बीएड का डिग्री का वैल्यू करते हैं, तभी डीएलएड का डिग्री का वैल्यू करते हैं। अगर कोई भी कॉलेज जो बीएड या डीएलएड की डिग्री को दे रहा है और वो एनसीटीए अप्रूव्ड नहीं है तो हम लोग उस डिग्री को वैलिड नहीं मानते हैं। तो ये नेशनल काउंसिल होता है, यानी कि हमारे देश के लेवल, हमारे देश में जो ऐसे कैसे बताओ, शिक्षण जब टीचर वाला है जो है ना, टीचर वाला पूरा कामकाज, जो डीएलएड बीएड या टीचर के लिए कौन एलिजिबल है, ये सब वगैरह यही आपका मैनेज करता है। और इस पर हुआ था केस जिसमें कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्या कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट किसको बोलते हैं पता है, इसके अकॉर्डिंग, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में जजमेंट में बोला था, उसके अकॉर्डिंग अपेयरिंग स्टूडेंट उसको बोलते हैं जिसने कि 1 दिन भी क्लास किया हो तो वो अपेयरिंग स्टूडेंट माना जाता है। ठीक है, अपेयरिंग स्टूडेंट किसको बोलते हैं, जिसने 1 दिन भी क्लास किया हो वो अपेयरिंग स्टूडेंट माना जाता है। तो एनसीटीए के अकॉर्डिंग आपका सीटेट में इसीलिए जो बच्चा फर्स्ट ईयर में भी होता है वो भी आपका अपेयरिंग माना जाता है। तो ठीक है, और बाकी इन दोनों में विवाद होगा, वापस में केस वगैरह होगा, जो कि होना ही है, पूरी तरीके से तय है कि केस वगैरह होगा। फिर सरकार केस वगैरह होने के बाद हाई कोर्ट वगैरह पर केस जाएगा, फिर जो भी उधर से मामला आए अलग चीज़ है। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ ना, अगर आप अभी इस चीज़ का फॉर्म नहीं भरते हो, अगर आपका सेशन 25-27 है या 26-28 है, और अगर आप अभी फॉर्म नहीं भर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, आपका अभी तो भले 1300 बच जाए, आप सोचोगे कि मैं 1300 बचा लूँगा फॉर्म भर के, लेकिन आपको पता है ये 1300 कितना महंगा पड़ने वाला है। मान लो अगर आप फॉर्म भरते हो, ठीक है,
1300 सॉरी आप अगर फॉर्म नहीं भरते हो 1300 बचा लेते हो और कल को केस होता है जो कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे इसको, इनफैक्ट इंक्लूडिंग में मेरा भी सेशन जो है 25-27 ही है, बट फिर भी मैं भरूँगा क्योंकि मैं थोड़ा इधर 25-27 इसलिए हो गया ना क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर MSc करी, उसके बाद इधर आ मतलब ये सब कर रहा हूँ, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा भी सेशन आपका 25-27 ही है, बट फिर भी मैं भरूँगा। सीधा रीज़न इसका एकमात्र रीज़न यही है कि अगर कल को केस होता है और भले अभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन केस होने के बाद अगर सरकार का फैसला आ जाता है, यानी कोर्ट का फैसला हमारे तरफ आता है, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद अब देखो जेटेड सीटेड जैसा तो है नहीं कि हर 6 महीने आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, 10 साल के बाद नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए 1300 बचा के आपको कुछ नहीं करना है। ये 1300 ना बहुत महंगा पड़ने वाला है अगर आप इसको बचाते हो तो। हालांकि अगर आप 1300 नहीं बचा रहे हो और अगर आप फॉर्म भर दे रहे हो, अच्छे से पास हो जा रहे हो, तो आपको पता है आपके पास एक उम्मीद होगा फ्यूचर में कि शायद मुझे भी टीचर बनने का मौका मिल सकता है झारखंड में। अगर आप ये 1300 रुपये बचा लेते हो अभी और इस सेशन में हो तो आपके पास तो उम्मीद भी नहीं बचेगा। तो कहने का सीधा मतलब है, क्या ही बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूं। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि ये 1300 रुपये आपको नहीं बचाना, फॉर्म ज़रूर फिल करना, फॉर्म फिल करके सीरियसली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है क्या होगा नहीं होगा तो ढिला दिए, वैसा कुछ नहीं, आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि ये मौका आपको 10 साल के बाद फिर से मिलेगा और उस टाइम में आई थिंक कि अगर आप 10 साल के बाद मौका मिलता भी है तो आप लोग फॉर्म भरोगे नहीं भरोगे, उस टाइम का केस अलग होगा ना। तो सीधा बात है भाई, फॉर्म भरना है आपको। मेरा बात मानो, फॉर्म भरो, ठीक है। फॉर्म भरो, तैयारी करो, चाहे किसी भी सेशन में हो, आप आराम से फॉर्म भरो, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा भाई। जब देखो सीधा बात है ना, जब दोबारा जब नोटिफिकेशन आएगा इस चीज़ का या फिर टीचर का अगर नोटिफिकेशन आता है, उस टाइम आप कोर्ट केस कर सकते हो। आप आपके पास डिग्री होगा तभी तो आप ऑब्जेक्ट करोगे इस चीज़ को कि मैं भी एलिजिबल हूँ, NCT ये मान रहा है, कैसे बोलोगे? आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी तो बोल पाओगे ना। तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट लेके रखो, बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आपको करना क्या, फॉर्म भरना है, ठीक है। बस मेरा कहने पे फॉर्म भरो और बाकी यही सब कुछ केस था। बाकी अगर आपको और भी इस चीज़ को छोड़ के अगर किसी में कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी और थोड़ा सा बस ये बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग चैनल पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं CRP पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो एक बार हमें भी ज़रूर कंसिडर करके देखो, एक मौका दो। ज़्यादा नहीं, आपका बस आपके कीमती लाइफ में से कीमती समय में से 10 मिनट बस निकाल के हमें देख लो। और मेरा जो मैं सीधा एक जो है चैलेंज टाइप का बताता हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अभी तो ऑब्वियसली किसी न किसी से पढ़ ही रहोगे, बस आपको वो मेरा वीडियो वो टॉपिक मेरा उठाना है। जैसे मैंने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया है या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया है, कोई भी वो टॉपिक उठाना है जो कि आपके टीचर ने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, जो आप पहले से पढ़े हुए हो, आपको वो टॉपिक उठाना है और वो टॉपिक मुझसे पढ़ना है, ठीक है। बस 10 मिनट, और उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिली, मुझसे या उससे। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि वो आप मुझसे ही मतलब मुझे ही आप आंसर करोगे लास्ट में कि आपने ही अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो इसीलिए बस, और न्यू फेस है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर जुड़ पाना पॉसिबल नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रस्ट जुड़ने में। बट फिर भी मेरे कहने से एक बार हमें मौका देके देखो, एक बार 10 मिनट अपनी लाइफ से अपनी कीमती टाइम निकाल के बस 10 मिनट हमें दो और उसके बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना। फीडबैक क्या दोगे, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मेरा वो 10 मिनट निकाल के देते हो तो पूरी तरीके से मुझे अपने आप पे यकीन है, अपने टीचिंग कंटेंट पे यकीन है, अपने पढ़ाने का स्टाइल पे यकीन है कि इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ, हर एक वर्ड को जैसे पकड़ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एक बार बस टाइम निकाल के देखना। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपके दोस्त यार मित्र कोई भी अगर जेटेड का सीटेड का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ हमारे चैनल का वीडियो या हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।